हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोड़ा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को टफ लगता है, तो मैंने सोचा मैं आपके इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो फ्रेंड्स आप इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इससे मुझे भी कोई अर्निंग पर्पस नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँच पाऊँ और हेल्प कर पाऊँ। तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं अपने व्यूज़ क्या है, इससे मुझे पता लगता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज से हम जो है स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी पूरी सीरीज होगी जिसमें आपको मैं स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग है वो कंप्लीट करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होगी जिस पे स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बेस्ड होता है। सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, नाम से ही पता लग रहा है कि ऑडिटिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए हैं आईसीएआई ने। तो ये क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड्स है वो ऑडिटर को फॉलो करने होते हैं जब भी वो ऑडिट कंडक्ट करता है तब, ठीक है। तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आती है एप्लीकेबल एफआरएफ। एंड फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर्स है ये हमारे समरी रहेगी, मतलब हम इसमें डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, बहुत ही समराइज फॉर्म में कवर करेंगे। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेबल एफआरएफ। तो किसी भी एंटिटी के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं लिख दी, कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं लिख दी, तो उसको समझना, उसके ऑडिट करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। इसके लिए एक फ्रेमवर्क होता है, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो जो भी मैनेजमेंट है या टीसीडब्ल्यूजी है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है आगे हम रीड करेंगे। तो वो किसी भी एंटिटी के लिए वो क्या करेंगे, एक एप्लीकेबल एफआरएफ को सेलेक्ट करेंगे उस एंटिटी के रिगार्डिंग। अब ये बहुत सी बातों पे डिपेंड करता है, जैसे नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, वो बैंकिंग है या इंश्योरेंस है, कंपनी है, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, और जो लॉ और रेगुलेशंस है वो भी उस पर अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कंपनीज की बात करें तो कंपनीज के केस के अंदर स्केड्यूल 3 होता है, तो उसी में रिपोर्टिंग करनी होती है। एंड कुल मिलाकर जो ये एप्लीकेबल एफआरएफ होता है वो इस तरीके का होना चाहिए कि फेयर प्रेजेंटेशन भी हो और साथ ही साथ जो लीगल कंप्लायंसेज है वो भी फॉलो हो रही हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, फाइनेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन है उनको रिपोर्ट करने के लिए, उनको प्रेजेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क को सेलेक्ट करना ही कहलाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, नेक्स्ट आता है ऑडिट एविडेंस। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ऑडिटर जो अपनी ऑडिट कंडक्ट करता है, जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है, तो उसमें क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशंस को यूज करता है। ये इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको मिलती है, या फिर कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आउटसाइड इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे कि हम आगे रीड करेंगे थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, जैसे डेटर्स से या क्रेडिटर्स से या किसी और से, बैंक से हम कंफर्मेशन ले रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट एविडेंस, जिसपे ऑडिटर का कंक्लूजन बेस्ड होता है। अब ये जो ऑडिट एविडेंस है वो सफिशिएंट भी होने चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। सफिशिएंट का मतलब क्या है, क्वांटिटी, मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी में होने चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब है कि वो रेलेवेंट होने चाहिए और रिलायबल होने चाहिए, मतलब जिस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं उससे रेलेवेंट होने चाहिए, प्लस ये रिलायबल होने चाहिए, मतलब विश्वास करने लायक होने चाहिए। इसको हम डिटेल एनालिसिस करेंगे आगे वाले एसेज में। नेक्स्ट आता है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है, ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क से मिलकर बनती है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने की रिस्क, उसको हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये इनहेरेंट रिस्क की वजह से हो सकती है और कंट्रोल रिस्क की वजह से हो सकती है। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी असर्शंस होती है, असर्शंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एक आइटम को हम असर्शन बोलते हैं, उसमें कुछ इनहेरेंट रिस्क होती है, मतलब अगर हम वहां पे कंट्रोल नहीं लगाए तो वहां पर रिस्क होती है, उसको हम बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। जैसे कि कैश है, कैश में हमने कंट्रोल नहीं लगाए तो कैश क्या हो सकती है, मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है, या फिर कुछ गलत यूज हो सकता है, या फिर ज्यादा कम करके दिखा दी, तो कुछ भी कैश बुक में कुछ गलत एंट्रीज दिखा दी। तो इसके रिगार्डिंग जो भी रिस्क होती है, मतलब कंट्रोल को लगाए बिना जो रिस्क होती है किसी भी असर्शन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। एंड कंट्रोल रिस्क किसको बोलते हैं, कंट्रोल लगाने के बाद भी वहां पर कुछ एग्जिस्टिंग रिस्क होती है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। जैसे कि मैनेजमेंट कोई फ्रॉड कर ले तो कंट्रोल लगाने के बावजूद, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल रिस्क। और इन दोनों से मिलकर क्या बनती है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब डिटेक्शन रिस्क क्या होती है, जो ऑडिटर है उससे कुछ ढूंढने से रह जाए, डिटेक्शन जैसे कि नाम से पता लग रहा है, डिटेक्शन मतलब ढूंढने से कुछ रह जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिटेक्शन रिस्क, ठीक है।
डिटेक्शन रिस्क को और भी समझने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो ऑडिटर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, फिर भी उस पर क्लीन रिपोर्ट दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, लेकिन ऑडिटर क्या कर रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है उस पर, तो उसको हम बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, अब इसकी रिवर्स सिचुएशन कभी हो नहीं सकती, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लीन है और ऑडिटर अपनी रिपोर्ट है वो एडवर्स दे रहा है, क्योंकि एडवर्स और क्वालिफाई करने के लिए कुछ को रीजंस भी देने होते हैं, तो ये केस बहुत ही कम होता है। तो खाली जो डिटेक्शन रिस्क है उसमें यही आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटेड है, लेकिन फिर भी ऑडिटर उस पर अपनी क्या दे रहा है, क्लीन रिपोर्ट दे रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है मिस स्टेटमेंट। ठीक है, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसका जो भी अमाउंट है, क्लासिफिकेशन है, प्रेजेंटेशन है एंड डिस्क्लोजर है, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन को जैसे किस अमाउंट से रिकॉर्ड किया गया है, कैसे क्लासिफाई किया गया है, करंट में या फिर फिक्स्ड में, ऐसा कुछ रेवेन्यू में या कैपिटल में, और जो भी उसका डिस्क्लोजर है वो किस तरीके से किया गया है और प्रेजेंटेशन किस तरीके से किया गया है। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने किया है, दूसरा एप्लीकेबल एफआरएफ जो है हमारी जो कंपनी पे लगता है जैसे शेड्यूल 3 वो क्या बोलता है। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिस स्टेटमेंट। ये जो मिस स्टेटमेंट है दो रीजन से हो सकता है, एक तो फ्रॉड की वजह से और एक एरर की वजह से। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, इंटेंशनली एक्ट होता है, जानबूझ के कुछ अनड्यू एडवांटेज कमाने के लिए किया गया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉड्स, और एरर गलती से हो सकती है, इन दोनों की वजह से मिस स्टेटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल जजमेंट। तो प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है, ऑडिटर को ऑडिट कंडक्ट करते टाइम पे कुछ जजमेंट लेने होते हैं, जैसे कि ऑडिट प्रोसीजर्स कौन सी लगानी है, एविडेंस कहाँ से कलेक्ट करने हैं, ऑडिट रिस्क कितनी रखनी है, तो ये सब क्या होता है, जजमेंट लेने होता है। ये उसकी टेक्निकल नॉलेज और एक्सपीरियंस पे बेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। तो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन नाम से ही पता लग रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आइटम्स लिखी गई होती है वो हिस्टोरिकल आइटम्स है, मतलब हम बैलेंस शीट को चेक करते हैं तो वो हिस्टोरिकल डेटा होते हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ओके, TCWG, तो मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट अलग होता है और TCWG अलग होता है, लेकिन सारी एंटिटीज में ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं कहीं पे दोनों एक भी हो सकते हैं। तो जहां पर ये अलग अलग होते हैं वहां पर TCWG कोई एंटिटी हो सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ऑडिट कमेटी हो सकती है। तो TCWG का जो मेन काम का क्या होता है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को प्रोवाइड करना, मतलब अगले 5 सालों में क्या होगा तो ये TCWG डिसाइड करेंगे, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा, जो मैनेजमेंट है वो करेगा। मतलब इसको करना तो है 5 साल में, लेकिन कैसे कैसे करना है, उसके लिए क्या प्लान्स होंगे, ये सब मैनेजमेंट काम करता है। तो TCWG स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और मैनेजमेंट है उसको एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है, एंड TCWG वो डे टू डे वर्क में इन्वॉल्व नहीं होते और मैनेजमेंट है वो डे टू डे वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारी रिसोर्सेज क्या है और ऑब्लिगेशंस क्या है वो लिखे हुए होते हैं। अगर सिंपल वर्ड से बोलूं तो असेट लाइबिलिटीज लिखे हुए होते हैं, जो कि होती है बैलेंस शीट। इसके अलावा इनमें एक पीरियड के अंदर क्या चेंजेस आए हैं वो लिखे हुए होते हैं, मतलब अगर सिंपल वर्ड से बोलूं तो P&L अकाउंट्स। तो ये जो P&L है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, डिस्क्लोजर्स है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो भी वाउचर्स वगैरह होते हैं वो हो गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से हो गए, P&L, बैलेंस शीट, डिस्क्लोजर्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हो गए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑडिटर क्या करता है कि जब भी वो प्लान बनाता है अपना, तो जब भी उसने ऑडिट प्रोसीजर की एंटी डिसाइड की, मतलब नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, जो भी उसने एविडेंस ऑब्टेन किए, जो भी उसको सिग्निफिकेंट इवेंट मिले, इन सब का एक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करता है। आगे हम इसको अच्छे से रीड करेंगे ऐसे 500 सीरीज में। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का जो होता है वो उसकी फाइल होती है ऑडिटर की, जिसमें वो मेंटेन करता है। इसको बोलते हैं ऑडिट फाइल। एंड इसको जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है इसको ऑडिट वर्किंग पेपर भी बोलते हैं। जो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है वो किसी और को प्रोवाइड करे उसको बाउंड नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑडिटर को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी होती है, मतलब क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को उसको आउट नहीं करना होता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट आता है रीजनेबल अश्योरेंस। जो ऑडिटर होता है वो कभी भी एब्सोल्यूट या 100% अश्योरेंस नहीं दे सकता है, उसको एक रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑडिट की कुछ लिमिटेशंस होती है, इनहेरेंट लिमिटेशंस, जो आगे हम रीड करेंगे। फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि जो ऑडिटर है उसके पास में टाइम और कॉस्ट होता है वो इतने नहीं होता है, सब एक लिमिट तक होता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी उसको एविडेंस मिलते हैं वो कंक्लूसिव नहीं होता है। ठीक है,
एंड जो ऑडिटर है वो क्या करता है, 100% चेकिंग नहीं करता, टेस्ट चेकिंग करता है। तो इन सब वजह से क्या होता है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है, मतलब हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, उसको हम बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। तो ये हो गई हमारी रीजनेबल एश्योरेंस। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो जो ऑडिटर है उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड रखना चाहिए। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जब भी ऑडिटर है ऑडिट करता है उसको सतर्क रहना चाहिए। जो भी मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ऑडिटर हर बात पे शक करे, उसको अलर्ट रहना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, ऐसा क्यों और कैसे, लेकिन उसको शक नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एटीट्यूड, जो हर एक ऑडिटर में होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे आपके कमेंट पढ़ूंगी तो मुझे भी आगे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीजन लेक्चर में। स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट।